11 नवंबर 1918 यूरोप की धरती पर गोलियों की आवाज थम चुकी थी। पहला विश्व युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन क्या सच में युद्ध खत्म हुआ था या यह सिर्फ एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। 1919 फ्रांस के वर्साय महल में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए। इस संधि ने जर्मनी को पूरी तरह तोड़ दिया। भारी जुर्माना, सेना सीमित, जमीन छीनी गई, पूरी दुनिया के सामने दोषी घोषित। जर्मनी हार चुका था, लेकिन जर्मन जनता की दिलों में एक आग जल रही थी, बदले की आग। 1920 के दशक में जर्मनी में महंगाई इतनी बढ़ी कि लोग पैसे से भरे बैग लेकर रोटी खरीदने के लिए जाते थे। बेरोजगारी, भूख, अपमान, लोग लोकतांत्रिक सरकार से नाराज थे। उन्हें एक मजबूत नेता चाहिए था। ऑस्ट्रिया में जन्मा एक असफल कलाकार, नाम अडोल्फ हिटलर, उसे काला स्कूल से रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और लिखा था। हिटलर में एक ताकत थी, भाषण देने की। वह कहता था, जर्मनी को धोखा दिया गया, यहूदियों ने देश बर्बाद किया, हमें फिर से महान बनना है। लोग तालियां बजाते, भीड़ बढ़ती गई। हिटलर जुड़ा एक छोटे राजनीतिक दल से, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसे हम जानते हैं नाजी पार्टी। प्रचार, झूठ, डर, राष्ट्रवाद। हिटलर ने जनता के गुस्से को अपनी ताकत बना लिया। हिटलर ने सत्ता छीनने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। उसे जेल भेज दिया गया। जेल में उसने एक किताब लिखी, मेन काम्फी। इस किताब में उसने अपना प्लान लिखा था, जर्मनी को फिर से शक्तिशाली बनाना, आर्य नस्ल की श्रेष्ठता, यहूदियों से नफरत। अमेरिका में शेयर मार्केट गिरा, लेकिन असर पूरी दुनिया पर पड़ा। जर्मनी फिर टूट गया। जब जनता पूरी तरह टूट चुकी थी, हिटलर ने वादा किया, मैं जर्मनी को फिर से महान बनाऊंगा। हिटलर को जर्मनी का चांसलर बना दिया गया और यहीं से दुनिया के सबसे भयानक युद्ध की कहानी शुरू होती है। हिटलर ने लोकतंत्र खत्म किया, विरोधियों को जेल भेजा, यहूदियों के खिलाफ कानून बनाए, सेना को फिर से मजबूत करना शुरू किया। ब्रिटेन और फ्रांस ने सोचा यह सिर्फ जर्मनी की अंदरूनी राजनीति है, लेकिन उन्हें नहीं पता था एक तूफान बन रहा है। 1933 में जर्मनी को उसका नेता मिल चुका था, लेकिन अडोल्फ हिटलर सिर्फ जर्मनी को बदलना नहीं चाहता था, वह पूरी दुनिया का नक्शा बदलना चाहता था। हिटलर ने सबसे पहले क्या किया? वर्साय की संधि को नजरअंदाज किया, गुप्त रूप से सेना बढ़ानी शुरू की, हथियारों का निर्माण तेज किया। संधि जिसने जर्मनी की सेना सीमित की थी, ट्रेटरी ऑफ वर्साइलेस, लेकिन हिटलर ने साफ कहा, यह संधि जर्मनी का अपमान है। आर्य नस्ल सर्वोच्च, यहूदियों को नागरिकता से बाहर। प्रचार मशीन पूरी ताकत से काम पर, रेडियो, अखबार, पोस्टर, हर जगह सिर्फ एक ही चेहरा, हिटलर। बर्लिन में ओलंपिक आयोजित हुए। हिटलर ने दुनिया को दिखाया आधुनिक जर्मनी, अनुशासन, ताकत, लेकिन पर्दे के पीछे यहूदियों पर अत्याचार, विरोधियों को जेल में भेजना। दुनिया ने खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। 1936 में हिटलर ने सेना भेज दी राइनलैंड में। यह वर्साय संधि का उल्लंघन था। ब्रिटेन और फ्रांस चुप रहे। अगर उसे उस दिन रोक दिया जाता, शायद इतिहास बदल जाता। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला दिया। इस घटना को कहा जाता है अनक्लूज। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, दुनिया फिर भी चुप रही। हिटलर ने दावा किया, सुडेटेंटलैंड में जर्मन लोग रहते हैं, हमें वह इलाका चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नवेले चैम्बरलैन, उन्होंने शांति बनाए रखने के लिए समझौता कर लिया। यह समझौता कहलाया मुनीच एग्रीमेंट। उन्होंने सोचा अब हिटलर रुक जाएगा, लेकिन हिटलर कभी रुकने वाला नहीं था। 1938 में नाजी समर्थकों ने यहूदी दुकानों को तोड़ा, सिनेगोग जलाए, हजारों लोगों को गिरफ्तार किया। क्रिस्टलंचट अब साफ हो चुका था, हिटलर सिर्फ सत्ता नहीं चाहता, वह नस्लीय युद्ध चाहता था। उन्होंने सोचा अगर हम उसे थोड़ा थोड़ा दे देंगे तो 12 युद्ध टल जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है तानाशाह को जितना दिया जाए वह उतना और चाहता है। हिटलर ने पोलैंड से कहा, हमें डांजिंग चाहिए, लेकिन इस बार ब्रिटेन और फ्रांस ने चेतावनी दी, अगर पोलैंड पर हमला हुआ तो युद्ध होगा। हिटलर ने एक और बड़ा कदम उठाया, उसने सोवियत संघ में समझौता कर लिया। यह समझौता कहलाया मोलोटो रिबेंट्रोप पैक्ट, गुप्त योजना, पोलैंड को आपस में बांटना। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। ब्लिट्जक्रेग, बिजली जैसी तेज राजनीति, टैंक, हवाई हमले,
पैदल सेना। 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और इसी के साथ शुरू हुआ वर्ल्ड वार 2। सितंबर 1939। पोलैंड कुछ ही हफ्तों में टूट चुका था। ब्लिट्जक्रेग बिजली की तरह हमला। दुनिया ने ऐसी युद्ध राजनीति पहले कभी नहीं देखी थी। पहले हवाई हमला, फिर टैंक, फिर पैदल सेना। पोलैंड 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा जर्मनी को, दूसरा सोवियत संघ को। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन 1939 के आखिरी से 1940 के शुरुआत तक ब्रिटेन और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन पश्चिमी मोर्चों पर कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। इस दौर को कहा गया फिनेई वार, तूफान आने से पहले की शांति। 1940 में जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर हमला किया। कुछ ही दिनों में कब्जा। अब जर्मनी को उत्तरी समुद्री रास्ते मिल गई। मई 1940 हिटलर ने पश्चिमी की ओर हमला किया। फ्रांस को लगता था कि उनकी मैगिनोट लाइन उन्हें बचा लेगी, लेकिन जर्मन सेना ने बेल्जियम के रास्ते हमला कर दिया। 6 हफ्तों में फ्रांस हार गया। पेरिस पर नाजी झंडा लहराने लगा। यूरोप कांप उठा। दुनिया की सबसे मजबूत सेनाओं में से एक घुटनों पर थी। लाखों ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों फंस गया। जब जर्मनी ने फ्रांस को घेर लिया, यह ऑपरेशन कहलाया डनकार इवैक्यूएशन। ब्रिटेन ने सैकड़ों छोटी बड़ी नावों से 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को बचाया। यह हार नहीं थी, यह उम्मीद की शुरुआत थी। अब यूरोप में सिर्फ एक देश बचा था, ब्रिटेन। प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल। उनका भाषण वी शैल नेवर सरेंडर। 1940 में जर्मनी ने ब्रिटेन पर हवाई हमला शुरू किया। यह लड़ाई कहलाती है बैटल ऑफ ब्रिटेन। लगातार बमबारी, लंदन जल उठा, नागरिक मारे गए, लेकिन ब्रिटिश पायलटों ने हार नहीं मानी। हिटलर पहली बार रुका। यह उसकी पहली बड़ी असफलता थी। हिटलर का साथी बेनिटो मुसोलिनी। इटली ने भी युद्ध में एंट्री की, लेकिन उनकी सेना कमजोर साबित हुई। 1941 में जर्मनी ने ग्रीस और यूगोस्लाविया पर हमला किया। यूरोप लगभग पूरी तरह नाजी नियंत्रण में था, लेकिन हिटलर की नजर अब एक और बड़े लक्ष्य पर थी। जून 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन बारबरोसा। लाखों सैनिक, हजारों टैंक, सबसे बड़ा सैन्य हमला। सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन। शुरुआत में जर्मनी तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन रूसी सर्दी, तापमान लगभग -40 डिग्री, सैनिक जम गए, सप्लाई खत्म हो गया। हिटलर ने रूस को कम आंका और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। पूर्वी यूरोप में नाजी सेना के साथ आए विशेष दास्ते इलिंसा ग्रुपेन यहूदियों को पकड़कर गोली मारना शुरू। कंसंट्रेशन कैंप बन रहे थे। 1941 तक हिटलर ने आधा यूरोप जीत लिया था, लेकिन अब वह 2 मोर्चों पर लड़ रहा था और जल्द ही एक और ताकत युद्ध में कूदने वाली थी। 1941 में यूरोप जल रहा था, लेकिन एशिया में भी एक शक्ति चुपचाप अपनी चाल चल रही थी। वह था जापान। 1930 के दशक में जापान तेजी से विस्तार कर रहा था। चीन पर हमला, दक्षिण पूर्व एशिया में कब्जा, संसाधनों की तलाश, तेल, रबर, लोहे का भंडार, लेकिन एक देश उसके रास्ते में था। वह था अमेरिका। अमेरिका अभी सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ था। अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिका ने ब्रिटेन को मदद दी, लेकिन सीधे युद्ध में नहीं किया। जापान को अमेरिका के तेल प्रतिबंध से गुस्सा था। सुबह 7:55 पर जापानी विमानों ने अचानक हमला कर दिया। युद्धपोत डूब गया, हजारों सैनिक मारे गए, पूरा बेस तबाह हो गया। यह हमला बिना चेतावनी के था और इसने अमेरिका को हिला दिया। 8 दिसंबर 1941 रूजवेल्ट ने कांग्रेस में कहा, ए डेट विच विल लाइव इन इनफेमी। अमेरिका ने जापान पर युद्ध घोषित कर दिया। कुछ ही दिनों में जर्मनी और इटली ने भी अमेरिका पर युद्ध घोषित कर दिया। अब युद्ध सच में विश्व युद्ध हो चुका था। जापान तेजी से आगे बढ़ा। फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, एशिया में यूरोपियन शक्ति टूट गई। जापान अजय लग रहा था। जून 1942 में बैटल ऑफ मिडवे। अमेरिका ने जापान के कोर तोड़ दिए थे। 4 जापानी एयरक्राफ्ट कैरियर डूबे। जापान की ताकत को बड़ा झटका लगा। यह पैसिफिक वार का टर्निंग पॉइंट था। इसी दौरान हिटलर रूस में फंस चुका था। ऑपरेशन बारबरोसा धीमा पड़ चुका था। सोवियत सेना पलटवार की तैयारी कर रही थी। हिटलर ने अफ्रीका में सेना भेजी। कमांडर इरविन रोमेल, उन्हें कहा जाता था डिजर्ट फॉक्स। उत्तर अफ्रीका में भीषण लड़ाई। अमेरिका के पास था विशाल उद्योग, बड़ी आबादी, असीम संसाधन। अब युद्ध सिर्फ सैनिकों का नहीं था, यह उद्योगों और अर्थव्यवस्था का युद्ध बन चुका था। नाजी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में गेटो, मजबूत श्रम, कंसंट्रेशन कैंप, अब फाइनल सोल्यूशन की योजना बन रही थी। 1942 तक दुनिया 2 बड़े गुटों में बंट चुकी थी। अब यह युद्ध तय करेगा भविष्य किसका होगा। युद्ध सिर्फ मोर्चों पर नहीं लड़ा जा रहा था, एक और युद्ध चल रहा था जिनमें सैनिकों नहीं आम लोग मारे जा रहे थे। हिटलर की विचारधारा, आर्य नस्ल सर्वोच्च, यहूदियों को दुश्मन बताया गया।
प्रचार के जरिए नफरत फैलाई गई। 1935 के कानून नरेमबर्ग लॉ यहूदियों की नागरिकता छीन ली गई। शादी पर रोक, सरकारी नौकरियां खत्म, पहले अधिकार छीने गए फिर इंसानियत। पोलैंड और पूर्वी यूरोप में यहूदियों को शहरों के अलग हिस्सों में कैद किया गया। सबसे बड़ा गुटे वार्सो गेटो, भीड़, भूख, बीमारी, हजारों लोग बिना गोली के ही मर गए। जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया, ऑपरेशन बारबरोसा, नाजी सेना के पीछे पीछे विशेष दस्ते आते थे। नाम था इंसाग्रुपेन। इनका काम था यहूदियों को पकड़ना, गड्ढे खुदवाना, गोली मार देना। एक जगह एक दिन में हजारों मौतें। यह संगठित नरसंहार था। धीरे धीरे बनाए गए मृत्यु शिविर, सबसे कुख्यात ऑस्टविट्ज कंट्रेक्शन कैंप, गैस चेम्बर, जबरन श्रम, भूख, चिकित्सा प्रयोग। लोगों को ट्रेन से लाया जाता था, पहुंचते ही चयन होता, काम करने योग्य या सीधे मौत। 1942 में नाजी अधिकारियों ने गुप्त बैठक की, वांसी कॉन्फ्रेंस। यहाँ फाइनल सोल्यूशन तय हुआ, यूरोप के सभी यहूदियों को खत्म करना। यह हत्या नहीं, पूरी नस्ल मिटाने की योजना थी। लगभग 60 लाख यहूदी, लाखों रोमा, विकलांग, समलैंगिक, राजनीतिक विरोधी की मौत हुई। कुल मिलाकर 1 करोड़ से अधिक नागरिक, हजारों बच्चों को गैस चैम्बर में भेजा गया, प्रयोगों के लिए इस्तेमाल किया गया। उनके पास कोई हथियार नहीं था, कोई सेना नहीं थी, सिर्फ डर था। 1943 में वार्सो गेटो में विद्रोह, कम हथियार थे लेकिन साहस बहुत बड़ा। उन्हें पता था कि वो बच नहीं पाएंगे, फिर भी उन्होंने लड़ना चुना। युद्ध के दौरान कुछ रिपोर्ट बाहर आई, लेकिन पूरी सच्चाई तब सामने आई जब एलाइड सेनाएं कैंप तक पहुंची। 1945 में सैनिकों ने देखा कंकाल जैसे लोग, राख के ढेर, खाली जूते और कपड़े। ये सब देखकर दुनिया हैरान हो गई। युद्ध के बाद नाजी नेताओं पर मुकदमा चला। नरेमबर्ग ट्रायल्स, मानवता के खिलाफ अपराध, नरसंहार, युद्ध अपराध। कुछ को फांसी दी गई तो कुछ को उम्र कैद। होलोकॉस्ट हमें याद दिलाता है, नफरत जब साता बन जाती है तो इंसानियत हार जाती है। 1942 में हिटलर को लगता था कि जीत बस कुछ कदम दूर है। यूरोप का 12 हिस्सा उसके कब्जे में था, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। रूस की धरती पर 1 साल पहले जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया था। शुरुआत में जर्मन सेना तेजी से आगे बढ़ी, लाखों सोवियत सैनिक मारे गए, बड़े शहर गिरते गए। लेकिन 1941 की सर्दी ने जर्मन सेनाओं को रोक दिया। अब 1942 में हिटलर ने फिर हमला तेज किया। शहर का नाम ही सोवियत नेता के नाम पर था, जोसेफ स्टालिन। शहर स्टालिनग्राद। हिटलर के लिए यह एक सिर्फ शहर नहीं था, यह प्रतिष्ठा का सवाल था। औद्योगिक केंद्र, वेल्गा नदी का नियंत्रण, सोवियत मनोबल तोड़ने का मौका। जर्मन विमानों ने शहर पर भयानक बमबारी की, इमारत मलबा, हजारों नागरिक मरे, पूरा शहर खंडहर। लेकिन सोवियत सेना ने हार नहीं मानी। स्टालिनग्राद में युद्ध अलग था। हर इमारत किला बन गई, हर गली युद्ध भूमि, स्नाइपर हर छत पर। यह टैंक और विमानों का युद्ध नहीं था, यह दीवारों और कमरों का युद्ध था। वसेली जेटसेव, सोवियत स्नाइपर, उन्होंने सैकड़ों जर्मन सैनिकों को मार गिराया। दोनों पक्षों के बीच मनोवैज्ञानिक युद्ध चल रहा था। नवंबर 1942 को तापमान गिरा -30 डिग्री सेल्सियस। भोजन की कमी, गोला बारूद कम हो गए। जर्मन सैनिकों के पास गर्म कपड़े नहीं थे। सोवियत सेना ने अचानक हमला किया। जर्मन सेनाओं को चारों ओर से घेर लिया गया। करीब 3 लाख जर्मन सैनिक फंस गए। हिटलर ने आदेश दिया, कोई पीछे नहीं हटेगा। जर्मन कमांडर फ्राइडरिच पौलुस, उन्होंने हवाई सप्लाई पर भरोसा किया, लेकिन वह नाकाम रही। भूख, ठंड, बीमारी। पौलुस ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया। लगभग 2 लाख से ज्यादा जर्मन सैनिकों मारे गए या बंदी बने। यह जर्मनी की पहली बड़ी निर्णायक हार थी। स्टालिनग्राद में सिर्फ एक शहर नहीं टूटा, नाजी अजेयता का भ्रम भी टूट गया। सोवियत मनोबल ऊंचा हुआ, जर्मन सेना कमजोर हुआ, मित्र राष्ट्रों की उम्मीद बढ़ी। अब युद्ध की दिशा बदल चुकी थी। हिटलर का साथी था बेनिटो मुसोलिनी। इटली में जनता उनसे नाराज थी। 1943 में मुसोलिनी को सत्ता से हटा दिया गया। अब एक्सिस शक्तियां टूटने लगी। स्टालिनग्राद ने साबित कर दिया, हिटलर अजय नहीं था। अब बारी थी पश्चिमी यूरोप को आजाद कराने की। 6 जून 1944 को सुबह का धुंधला आसमान, हजारों जहाजे, लाखों सैनिक और इतिहास का सबसे बड़ा समुद्री आक्रमण शुरू होने वाला था। मित्र राष्ट्रों ने महीनों तक तैयारी की। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। नॉर्मंडी के तट पर उतराकर फ्रांस को आजाद कराना। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी को भ्रम में रखा। नकली टैंक, नकली रेडियो संदेश, नकली सेना। जर्मनी को लगा हमला पास दे क्लैश पर होगा। हिटलर ने असली खतरे को देर से समझा। लगभग 1,56,000 सैनिक उतरे 5 समुद्री तट पर। ओमान बीच पर जर्मन मशीनें गन तैयार थी। नाव से उतरते ही गोलियां, समुद्र लाल हो गया। हजारों सैनिक
सैनिक मारे गए। कुछ ही घंटों में पूरा तट लाशों से भर गया, लेकिन सैनिक पीछे नहीं हटे। डी डे से पहले रात में हजारों पैराट्रूपर्स को पीछे उतारा गया। उनका काम था पुल कब्जा करना, सड़कों को काटना, जर्मन सप्लाई रोकना। अराजकता थी, लेकिन मिशन सफल रहा। कुछ ही हफ्तों में मित्र राष्ट्र आगे बढ़े। अगस्त 1944 पेरिस आजाद हुआ, नाजी झंडा उतारा गया। 4 साल बाद पेरिस ने आजादी की सांस ली। पूर्व में बैटल ऑफ स्टालिनग्राद के बाद सोवियत सेना आगे बढ़ रही थी। पश्चिमी में डी डे के बाद मित्र राष्ट्र आगे बढ़ रहे थे। अब जर्मनी दो तरफ से घिर चुका था। दिसंबर 1944 में हिटलर ने आखिरी 12 हमला किया। बैटल ऑफ द बुल्ज, बर्फीला जंगल, अचानक हमला। शुरू में जर्मनी सफल लगा, लेकिन अमेरिका और सहयोगियों ने पलटवार किया। यह हिटलर का आखिरी 12 जुआ था और वह हार गया। सोवियत सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। लक्ष्य था जर्मनी की राजधानी बर्लिन। अब अंत करीब था। यूरोप आजाद हो रहा था, लेकिन बर्लिन में एक आदमी अभी हार मानने के तैयार नहीं था। 1945 में नाजी साम्राज्य टूट चुका था। पूर्व से सोवियत सेना बढ़ रही थी, पश्चिमी से मित्र राष्ट्र आगे बढ़ रहे थे और जर्मनी की राजधानी बर्लिन घिर चुकी थी। अप्रैल 1945 में बैटल ऑफ बर्लिन, सोवियत सेनाओं ने शहर को चारों तरफ से घेर लिया था। लगातार बमबारी, सड़क सड़क पर लड़ाई, नागरिक भूमिगत बंकरों में छिपे। हर इमारत एक किला बन चुकी थी, हर सड़क आखिरी मोर्चा। हिटलर अब जमीन के नीचे छिपा था, फहरेर बंकर बर्लिन में। हिटलर वह अब भी आदेश दे रहा था, लेकिन उसकी सेना लगभग खत्म हो चुकी थी। जनरल सच्चाई छुपा रहे थे, सप्लाई खत्म हो चुकी थी, सैनिक थके और हारे हुए। वह अब भी जीत के सपने देख रहा था, जबकि हकीकत दरवाजे पर थी। शहर तबाह हो चुका था, भोजन की कमी थी, बिजली और पानी बंद था। सोवियत सेना बदला लेने की भावना से भरी थी। पूर्वी मोर्चे पर जर्मनी ने भारी अत्याचार किए थे, अब बदले की आग जल रही थी। हिटलर ने अपनी लंबे समय के साथी ईवा ब्राउन से शादी की। कुछ ही घंटों बाद 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने आत्महत्या कर ली। ईवा ब्राउन ने भी जहर खाया। जिस आदमी ने दुनिया को आग में झोंक दिया, वह एक अंधेरे बंकर में खत्म हो गया। 7 मई 1945 को जर्मनी ने आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। यूरोप में युद्ध समाप्त। इस दिन को कहा गया विक्टोरी इन यूरोप। बचे हुए नेताओं को पकड़ा गया। युद्ध के बाद मुकदमे चले। नरेमबर्ग ट्रायल्स, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध, नरसंहार, कुछ को फांसी, कुछ को लंबी कैद। यूरोप में युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर में जापान अभी लड़ रहा था और अब इतिहास का सबसे विनाशकारी हथियार इस्तेमाल होने वाला था। बर्लिन गिर चुका था, हिटलर मर चुका था, लेकिन दुनिया ने अभी तक अपने सबसे भयानक विस्फोट नहीं देखा था। 1945 में यूरोप में युद्ध खत्म हो चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर में जापान अभी भी लड़ रहा था। अमेरिका जानता था अगर जापान पर सीधा हमला किया गया तो लाखों सैनिक मर सकते हैं। 1942 से ही अमेरिका एक गुप्त परियोजना पर काम कर रहा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। दुनिया के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, रेगिस्तान में गुप्त प्रयोग, अरबों डॉलर खर्च। 16 जुलाई 1945 में पहला परमाणु परीक्षण। रेगिस्तान में सूरज जैसा विस्फोट हुआ। मानव ने पहली बार सूरज की ताकत को जमीन पर उतार दिया था। जापान कमजोर हो चुका था, नौसेना लगभग खत्म हो चुका था, शहरों में बमबारी हो रही थी, संसाधन समाप्त हो चुका था, लेकिन नेतृत्व आत्मसमर्पण को तैयार नहीं था। सुबह 8:15 पर अमेरिकी विमान अनोला गे ने बम गिराया। लिटिल बॉय, कुछ ही सेकेंड में शहर जल उठा। 70,000 से ज्यादा लोग तुरंत मर गए, हजारों बाद में विकिरण से मरे। एक पल में पूरा शहर गायब हो गया। दूसरा बम, फैट मैन, फिर हजारों की मौत, फिर राख हुआ, फिर से सन्नाटा हो गई, त्वचा जल गई। यह सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, यह इंसानियत के लिए चेतावनी थी। 15 अगस्त 1945 में जापान के सम्राट इम्पीरियर हिरोहितो ने रेडियो पर घोषणा की। 2 दिसंबर 1945 में अधिकारित आत्मसमर्पण किया। अब सच में युद्ध समाप्त हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध सिर्फ एक लड़ाई नहीं था, यह इंसानियत की परीक्षा थी। इसने हमें दिखाया घमंड कितना खतरनाक है, नफरत कितना विनाशकारी है और शांति कितना जरूरी है। 7 करोड़ जाने गई ताकि दुनिया सीख सके। सवाल यह है, क्या हमने सच में सीखा?